स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत सारे टॉपिक को कवर किए हैं, ठीक है? जो आप इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो आपको एक बात क्लियर है कि जैसा कि अभी प्रीवियस में आपको पता चल चुका है कि सीएसआईआर का नोटिफ़िकेशन आ चुका है, ठीक है? तो सीएसआईआर की डेट जो है वो अब डिसाइड हो गई है। आपको बहुत ही अच्छे से अब पढ़ाई करना होगा। ठीक है? और इस चैनल पे मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, जैसा कि हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम एक ब्रॉड टॉपिक को लेकर चलते हैं, ठीक है? जिसको आप कह सकते हैं कि हम डिटेल में टॉपिक को कवर करते हैं और एक हमारी शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ होती है, राइट? तो ये आप याद रखेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि फिर अभी आपको आश्चर्य होगा बाद में कि सीएसआईआर की नोटिफ़िकेशन आ गई है, जो कि एग्ज़ाम सितंबर में है। और आप ये 99% मान के चलिए कि आईसीएमआर जेआरएफ का भी नोटिफिकेशन आने वाला होगा और वो भी एग्ज़ाम सितंबर में होगा। बट ये दोनों ही एग्ज़ाम लैग कर जाएँगे आपके लिए, हेक्टिक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि आईसीएमआर का थोड़ा-सा क्राइटेरिया अलग होता है, तो आपको साइमल्टेनियसली छोटे-छोटे टॉपिक्स को कवर करते रहना। और मैंने ऐसे वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड किए हैं कि जिनका आगे-पीछे से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? बस आपको केवल उनको दैनिक जीवन में डेली उसको रिवाइज़ करना है, जिससे वो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस फॉर्मेट पे चलते रहिए। अगर आप मेरे वीडियो नहीं, इसके अलावा भी अगर आप कोई भी बहुत टाइम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और बिगिनर्स नहीं हैं, तो भी आप जो कुछ ऐसे शॉर्ट चीज़ें हैं जो आप डेली रिकॉल करने वाली हैं, उसको आप डेली रिकॉल करते रहिए, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और डिटेल में हम यहाँ पे टॉपिक समझ रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे आने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है? तो जैसा कि हमने डिटेल की अगर हम बात करें, तो डिटेल में हमने जो सबसे पहले स्टार्ट किया था सेल सिग्नलिंग, ठीक है? जिसमें मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, ठीक है? मान के चलिए कि इसमें 95% टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, जो 5% कुछ स्पेसिफिक पाथवेज़ बचे हुए हैं, वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा आपके सीएसआईआर एग्ज़ाम के पहले, ठीक है? तो आप उसके लिए बेफ़िक्र रहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने शुरू किया है, वो है इम्यूनोलॉजी, ठीक है? तो इम्यूनोलॉजी में आप देखेंगे जो कि मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन के एप्रॉक्स 4 या 5 लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप पहले उसको ज़रूर देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, जो मैंने बहुत ही नॉर्मल बना के उसको एक्सप्लेन किया है, जो कि बेसिकली आपके एनसीईआरटी बेस्ड या थोड़ा-सा ब्रॉड लेवल पे जाकर मैंने बहुत सारी बातों को कवर किया है, जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो अब चूँकि आपको पता ही है कि हम बड़े लेवल पे जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट से कार्य नहीं चलेगा, इस वजह से हमको डिटेल में भी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस वजह से अब जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो अब यहाँ पे टॉपिक हम स्टडी करेंगे, वो होगा इम्यूनोलॉजी, और वो हम डिटेल में करेंगे। ये एक बुक है लाइफ द साइंस ऑफ बायोलॉजी, ये आप मुझ आपको मेरे चैनल पे मैं अवेलेबल करा दूँगा, तो आप इसको, बहुत ही अच्छी बुक है, आप इससे और भी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं और इसके अलावा इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इम्यूनोलॉजी को डिटेल में एक-एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है? अब आपको भी मेहनत करनी होगी, तो तैयार हो जाइए, ठीक है? तो जैसा कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन अराइज़ होता है, व्हाट आर द मेजर डिफेंस सिस्टम ऑफ द एनिमल्स? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन तो सबसे पहले अराइज़ होता ही है कि कौन-कौन से जो है वो मेजर डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? यस, सॉरी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एनिमल्स हैव ए नंबर ऑफ वेज ऑफ डिफेंडिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है? पैथोजन क्या होते हैं, ये हमने आपको बता रखा है। कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म और वायरसेस जो आपको डिजीज कॉज करते हैं, उनको हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास एक कैपेबिलिटी होती है उनको डिफेंड करने के लिए पैथोजन से। दीज डिफेंस सिस्टम आर बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये हमने आपको पहले भी बता चुका है। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं, उनको ये पता होता है कि ये हमारी अपनी सेल्स है, ये किसी और की सेल्स है। अब अगर आप इसको और सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि आपके हमारे देश में आर्मी होती है, ठीक है? या किसी भी देश में आर्मी होती है, आर्मी के पास क्या है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके पास गन अवेलेबल है, ठीक है? बंदूक है, सब कुछ है, बम है, विस्फोटक पदार्थ है, सब कुछ है। बट
वो कभी भी अपने लोगों पर थोड़े नहीं वो आर्मी जो वाला होगा वो गोली चला देगा। वो केवल जो दुश्मन कंट्री होगी वो केवल उनके ऊपर ही एक्ट वो करता है, ठीक है? तो यानी कि मतलब क्या है कि इस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है कि कौन अपना है, ठीक है? कौन अपना है और कौन क्या है पराया है, ठीक है? तो आप आर्मी से कलेक्ट कर सकते हैं एज़ अ इम्यूनिटी को। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसके बाद द डिफेंस रिस्पॉन्स इन्वॉल्व 3 फेजेस। 3 फेजेस होते हैं, मतलब आप मोटे तौर पे इसको शॉर्ट टर्म में आप ऐसे समझ सकते हैं। पहला जो होता है वो रिकॉग्नाइजेशन फेज़ होता है, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आप किसी को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे। फिर क्या होता है, आप एक्टिवेशन का फेज़ आता है, जहाँ पर क्या होता है रिकॉग्नाइजेशन इवेंट लीड टू मोबिलाइजेशन ऑफ ए सेल एंड मॉलिक्यूल टू फाइट द इन्वेडर। मतलब क्या है कि आपने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, भाई ये अपना है तो कोई बात नहीं, पराया है तो आपकी इम्यून सेल्स क्या हो जाएँगी, एक्टिव हो जाएँगी उसको उसको हराने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए। फिर क्या होगा, इफेक्टर फेज़ आएगा, जहाँ पे क्या होगा उसका इफेक्ट जनरेट होगा, द मोबिलाइज्ड सेल्स एंड मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय द इन्वेडर। जो भी आपके बॉडी में आने वाले थे उनको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है? इसके बाद दीज़ आर द 2 जनरल टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म होती हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, बट हम फिर भी डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो हम एक-एक लाइन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है? और यही तरीका भी होता है पढ़ाई करने का कि आप किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिए, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, ये आपका आता है इन्नेट इम्यूनिटी को ही बोलते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक तौर पे काम करती है। प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर को अवश्य देखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे बताया गया है दे टिपिकली एक्ट वायरल रैपिडली एंड इंक्लूड बैरियर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रैपिडली कार्य करते हैं, बैरियर सच एज द स्किन मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें होती हैं। फैगोसाइट्स जैसे आपकी जो सेल्स बहुत सारी होती हैं, बट एक सेल्स जो आपको हमेशा याद रखना है वो मैक्रोफेज को याद रखना है, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो फैगोसाइटोसिस होता क्या है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, फैगोसाइटोसिस इज ए फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस। एक तरीके का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फैगोसाइटोसिस क्या है, तो वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस नहीं है, एंडोसाइटोसिस है, इन विच सेल इनगल्फ अ लार्ज पार्टिकल ऑफ द सेल। मतलब सेल्स जो होती है, एक पर्टिकुलर सेल दूसरी पर्टिकुलर सेल को इनगल्फ कर लेती है और उसको निरस्त कर देती है या उसको निष्क्रिय कर देती है, ठीक है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस सिस्टम रिकॉग्नाइज ब्रॉड क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल एंड गिव अ क्विक रिस्पॉन्स विद इन मिनट्स। तो इननेट रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ही जल्दी होता है, विद इन मिनट्स या आवर्स में होते हैं, ठीक है? मोस्ट एनिमल्स हैव नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका स्पेसिफिक डिफेंस आते हैं या एडाप्टिव, इसको आप कह सकते हैं। एडाप्टिव का मतलब आप एक्वायर्ड करते हैं, समय के साथ सीखते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक डिफेंस होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब ये होता है कि ये किसी पैथोजन से आप ग्रस्त हुए उसके बाद जो डिफेंस आता है वो स्पेसिफिक है ना। आप मतलब उसी पर्टिकुलर, आपको मान लीजिए कि कोई डिजीज कॉज हुई, ठीक है? आपको मान लीजिए कोरोना हुआ, तो आपकी जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो कोरोना के अगेंस्ट ही है, ठीक है? और किसी वायरल इन्फेक्शन एचआईवी के लिए आपके लिए नहीं इम्यूनिटी मतलब डेवलप हुई है। तो इस वजह से ये जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम कैन मेक एन एंटीबॉडी। यहाँ पे एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी प्रोटीन्स होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है? बाइंड करती हैं एंड एड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सर्टेन वायरस इफ द वायरस एवर इंटर द ब्लड स्ट्रीम। तो कुल मिला के ऑब्वियस सी बात है, एंटीबॉडी आपकी ब्लड में होती हैं, तो कुल मिला के वही पूरी स्टोरी बताई गई है। दीज सिस्टम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल एंड टिपिकली स्लो टू डेवलप एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये क्या होती हैं कि बहुत ही स्लो होती हैं। ये सब डिफरेंशिएशन है, आपको बुक्स में मिल जाएगी कॉलम्स में, बट वही चीज़ आप चाहें तो आप इसको सेग्रीगेट करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि ये क्या होती हैं। ये क्या जो होती हैं वो स्लो डेवलप होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप पहले रोग से ग्रसित हो गए, पहली बार उतनी इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी। जो अच्छी इम्यूनिटी आएगी वो जो दोबारा आप उससे इन्फेक्ट हो गए ना, तभी तो आपकी इम्यूनिटी और अच्छे से एक्टिव हो जाएगी, ठीक है? तो ये होती है। और इसके अलावा ये एक बार डेवलप होती है तो ये क्या होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म आर फाउंड इन द वर्टिब्रेट एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको पता है ना कि जब आप मैमल्स में आते हैं तो वहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? या उसके पहले भी जो भी चीज़ें होती हैं
तो उसके काइंड में भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद मैमल्स में क्या होता है, हमारे पास बोथ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हमारे पास दोनों ही मैकेनिज्म है, इनेट भी है, एडाप्टिव भी है, जो कि हम इस चैप्टर में फोकस रहेंगे। इन मैमल एंड अदर वर्टिब्रेट द नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑपरेट टुगेदर एज अ कोऑर्डिनेट डिफेंस सिस्टम। ये मैंने आपको पिछले बार भी बताया था और मैं यहाँ पे एक बार और भी क्लियर कर देता हूँ, जो मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है नए बिगिनर्स को या किसी भी स्टूडेंट को, कि मान लीजिए कि आपकी जो ये इम्यूनिटी है, ठीक है? ये एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आप भी इसको रिकॉल करते रहिए कि मान लीजिए जो आपका इन्नेट इम्यूनिटी है और जो आपका एडाप्टिव इम्यूनिटी है, सबके पार्ट अलग-अलग है। इन्नेट इम्यूनिटी में मान लीजिए आपके न्यूट्रोफिल्स आ गए, ठीक है? मैक्रोफाज आ गया, ठीक है? इस तरीके की जो भी सेल्स हैं वो आ गई। एडाप्टिव में आपकी बी सेल्स हो गई, ठीक है? और टी सेल्स हो गई। अब ये सब क्या करती है, ये सब मैंने आपको पहले से बता रखा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों में ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि कोई भी आपको डिज़ीज़ होगी तो सबसे पहले इन्नेट कार्य करेगी, उसके बाद एडाप्टिव कार्य करेगी, ठीक है? बट ऐसा नहीं होता है, ये हमने अपने सुविधा के लिए इन चीज़ों को सेग्रीगेट कर रखा है, बट जब प्रॉब्लम अराइज़ होती है तो दोनों ही साइमल्टेनियसली कार्य करते हैं। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जहाँ पे इन्नेट एडाप्टिव को एक्टिव करता है, कभी-कभी एडाप्टिव कुछ ऐसे मॉलिक्यूल सीक्रेट करता है जो इन्नेट को एक्टिव करता है, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पहले इन्नेट एक्टिव हुई, जब इन्नेट परास्त हो गई तब एडाप्टिव एक्टिव हुई, ठीक है? या एडाप्टिव पहले एक्टिव हुई, जब एडाप्टिव हार गया तब इन्नेट एक्टिव हुई, तो ऐसा सब मिसनॉमर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है और वही बात यहाँ पे बताई गई है और वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ही कोऑर्डिनेटेड वे में कार्य करते हैं। द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस आर द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये भी आपको पता है, बिकॉज द स्पेसिफिक डिफेंस ऑफन रिक्वायर डेज और इवन वीक टू बिकम इफेक्टिव, ठीक है? मतलब उनको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक हैं, तो उनको थोड़ा तो समय लगेगा। ठीक है? तो इस पहले पेज में हमने क्या-क्या सीखा, एक बार हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं। हमने पैथोजन के बारे में सीखा, पैथोजन क्या होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमको इन्फेक्ट करेंगे। हमारी डिफेंस सिस्टम क्या करती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, ठीक है? जो इम्यूनिटी फॉलो करती है। इसके बाद 3 चरण में कार्य होंगे, रिकॉग्नाइजेशन होगा, एक्टिवेशन होगा, इफेक्टर होगा। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब कोई भी आपके दरवाजे पर आएगा तो आप तुरंत तो अंदर उसको बुला नहीं लेंगे, पहले आप उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, भैया कौन है आप, उसका परिचय लेंगे। अगर आपको पता चला कि वो सेल्फ है तो वेल एंड गुड, नहीं सेल्फ है तो क्या करेंगे, आप उसको नहीं इंटर देंगे, या फिर क्या होगा, उसको साइड करने के कई तरीके होंगे, वो एक्टिवेशन फेज कहलाएगा, ठीक है? जहाँ पे सेल्स आपकी रिक्रूट करेंगी, ठीक है? इफेक्टर फेज क्या होगा कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके बाद इम्यूनिटी के बारे में बात आती है, तो इन्नेट होती है, एडाप्टिव होती है। इन्नेट जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, सभी पैथोजन पे एक समान कार्य करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। यहाँ पे जो एक फेगोसिटिक सेल्स होती है वो मैक्रोफाज होती है, राइट? मैक्रो, और अगर आपसे पूछा जाए फेगोसाइटोसिस क्या है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, या फिर बोथ करके दे दिया जाएगा, तो हम किसको आंसर करेंगे, एंडोसाइटोसिस, क्योंकि वो सेल्स जो होती है वो इनगल्फ करती है और उसको पर्टिकुलर निष्क्रिय कर देती है, राइट? और इसके अलावा जो नॉन स्पेसिफिक होता है वो क्विक रिस्पॉन्स होता है, विद इन मिनट्स या आवर्स में आ जाते हैं। मोस्ट मैमल्स में ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस पाया जाता है, एनिमल्स में। इसके बाद स्पेसिफिक डिफेंस की हमने बात की, स्पेसिफिक डिफेंस में आपके एंटीबॉडी कार्य करती हैं। एंटीबॉडी क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, ये भी हमने आपको बता रखा है। दीज सिस्टम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को रिकॉग्नाइज करेंगी। इसके अलावा जो स्पेसिफिक डिफेंस होगा वो आपका समय लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप पहले बीमारी से ग्रसित होंगे, आपकी इम्यूनिटी उसको रिकॉग्नाइज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको 2-4 दिन फीवर आता है तो क्या होता है, टाइम तो लग रहा है ना, तभी तो आपकी बॉडी फाइट कर रही है। तो वो चीज़ है, बट एक बार जो चीज़ें डेवलप होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बचपन में कभी भी अगर आपको चेचक हुआ होगा, तो बहुत ही रेयर केस, मैं कह रहा हूँ बहुत ही रेयर केस में ही वो आपको दोबारा होगा। यानी कि क्या है कि एक बार अगर आपकी बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो क्या होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसके बाद स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म आर फाउंड इन द वर्टिब्रेट एनिमल्स में पाए जाते हैं। मैमल्स में हमारे पास दोनों टाइप के डिफेंस सिस्टम है। मैमल्स में या अदर वर्टिब्रेट, द नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक मैकेनिज्म क्या कार्य करती हैं, दोनों ही एक साथ कार्य करती हैं। तो ये इतनी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और पार्ट में आगे चलेंगे, बाकी घबराना नहीं है, हम शॉर्ट लेक्चर्स में ही कवर करेंगे, आपको बहुत बर्डन नहीं देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप नेक्स्ट रोल देख सकते हैं, ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस। अब जो मैंने लिम्फेटिक लिम्फ का एक वीडियो डाला हुआ है और थोड़ा सा आपको ब्लड के बारे में पता होगा, वो दोनों पार्ट को मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ।
द कंपोनेंट, अगर आपसे कंपोनेंट पूछा जाएगा कौन से कंपोनेंट मैमेलियन डिफेंस सिस्टम में कार्य करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ब्लड और लिम्फ डिस्पर्स थ्रू आउट द बॉडी एंड इंटरेक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स अदर टिश्यू एंड ऑर्गन। लिम्फॉइड टिश्यू आते हैं विच इंक्लूड द थाइमस, बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड, इसेंशियल पार्ट ऑफ द डिफेंस सिस्टम। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फॉइड ऑर्गन। तो आपको क्या आंसर करना है ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। लिम्फ नोड, थाइमस, बोन मैरो, स्प्लीन, ये सारे होते हैं। इसके अलावा भी आपके मैंने बहुत सारे लिम्फॉइड में बताए हैं, पायर पैचेस बताए हैं, तो ये कौन से प्राइमरी है कौन से सेकेंडरी है वो बाद आप में क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। द ब्लड एंड लिम्फ आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम विथ नॉन डिफेंसिव फंक्शन दैट आर डिस्कस इतना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने बताया है द ब्लड एंड लिम्फ बोथ कंसिस्ट ऑफ लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड पार्ट होते हैं इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड, मतलब ये एक लिक्विड फॉर्म होता है जहाँ पे सेल्स जो होती हैं वो भी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप ये देख सकते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमेशा पूछा जाता है। प्लाज्मा जो होता है येलोइश सोल्यूशन कंटेनिंग आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल, सॉल्यूट एंड सॉल्युबल प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा के कंपोनेंट में। बाकी मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपको मैं पूरा डिटेल प्लाज्मा के बारे में बता दूंगा। सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा आर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। प्लेट आरबीसी के बारे में आपको पता ही है, डब्ल्यूबीसी आप जानते हैं डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, आरबीसी जो कि आपको पता है हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारी आरबीसी का अपनी प्रॉपर्टी है। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो सेल फ्रेगमेंट होते हैं इसेंशियल टू ब्लड क्लॉटिंग, इनका ब्लड क्लॉटिंग में रोल होता है, ये भी हम इसको पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी वाइट वाइल रेड ब्लड सेल्स आर नॉर्मली कॉनिफाइड टू द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड होता है, तो जो क्लोज्ड होता है उसमें कैपिलरी, वेन, हार्ट, आर्टरी ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन की स्टोरी है, आप इससे वेल अवेयर होंगे। इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर आल्सो फाउंड इन द लिम्फ्स में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको याद याद रखना है, मतलब ये चीजें जो होती है वो लिम्फ में भी इनका पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद लिम्फ क्या होता है। लिम्फ इज ए फ्लूइड derived फ्रॉम द ब्लड एंड अदर टिश्यू दैट accumulate इन इंटरसेलुलर स्पेस थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। फ्रॉम दीज स्पेसेस द लिम्फ मूव स्लोली इनटू द वेसल्स इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, टिनी लिम्फ कैपिलरीज वगैरह पाई जाती हैं। बेसिकली ये पूरा लेक्चर मैंने अवेलेबल कर रखा है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मिंग आर वेसल थोरैकिक डक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। आखिर इतना डिटेल में भी आपको नहीं जाने की आवश्यकता है, बस आप मेरे लिम्फ वाले लेक्चर को फॉलो कीजिएगा। बेसिकली ये क्या होता है, लिम्फ में आपका डब्ल्यू आरबीसी नहीं होता है, ठीक है। एट मैनी साइट अलोंग द लिम्फ वेसल्स आर स्मॉल राउंडिस स्ट्रक्चर लिम्फ नोड होते हैं, ये आपको याद रखना है, मतलब ये पूरी बॉडी में फैले होते हैं। विच कंटेन ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी कार्ड लिम्फोसाइट, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो आप टी सेल्स पढ़ते हैं बाद में जाके वो यहीं से डराइव्ड होता है, ठीक है। एज लिम्फ पासेस थ्रू अ लिम्फ नोड द लिम्फोसाइट इनकाउंटर फॉरेन सेल एंड मॉलिक्यूल, मतलब बेसिकली क्या होता है, लिम्फ नोड जो होते हैं आपके सेकेंडरी सेकेंडरी उसमें आते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो मैंने आपको बता रखा है जहाँ पे एंटीजन से इनकाउंटर होता है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि लिम्फ पासेस थ्रू अ लिम्फ नोड, ठीक है। The lymphocyte encounter foreign cell and molecule that have entered the body and if they recognize the immune response initiate कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आपको दी गई है, व्हाइट ब्लड सेल्स प्ले मैनी डिफेंसिव रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात एक बार इसको भी कवर कर लेते हैं। 1 मिलीमीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड टिपिकली कंटेन अबाउट 5 बिलियन आरबीसी एंड 7 मिलियन, ये सारी चीजें होती हैं। ऑल ऑफ दिस सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखना है। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, लोगों में कंफ्यूजन होती है, कई सारी बुक्स में आपको ये कंट्रोवर्शियल चीजें भी देखने को मिलेगी जहाँ पे मल्टीपोटेंट की जगह आपको मल्टीपोटेंट यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, बट कहीं कहीं पर प्लूरीपोटेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो बट आपकी जो ये सेल्स होती है ये क्या होती है, मल्टीपोटेंट होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती हैं जो आपकी ये सेल्स होती हैं, ठीक है। आप हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स इसको बोल सकते हैं। कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स दैट कैन फ्रॉम सिवरल डिफरेंट सेल टाइप, मतलब बहुत सारी सेल टाइप्स ये बना सकती हैं। बाकी ये प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। स्टेम सेल्स बेसिकली होती है, इसको भी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद
आप यहाँ पे देख सकते हैं द टू मेजर फैमिली ऑफ डब्ल्यूबीसी, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, फैगोसाइट, लिम्फोसाइट। तभी ये चीजें आपको नीचे फिगर में दिख जाएगी। लिम्फोसाइट्स में आपके बी सेल्स एंड टी सेल्स आते हैं, आर स्मॉलर देन फैगोसाइट एंड नॉट फैगोसिटिक। मतलब ये क्या होती है, फैगोसाइट सेल से छोटी होती हैं, लेकिन ये फैगोसिटिक कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, टी सेल्स आपको पता ही है साइटोकाइन के सिक्रीशन के लिए इन्वॉल्व होती है, और बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ईच फैमिली कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन। नेचुरल किलर सेल्स भी रोल आता है, एंड सम काइंड ऑफ phagocyte are also referred as collectively as granulocytes, इनको बोलते हैं बिकॉज दे कंटेन न्यूमरस ग्रेन्यूल्स उनके पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, वेसिकल कंटेनिंग डिफेंसिव एंजाइम। ठीक है, तो ये अभी आपको आगे पता चलेगा, अभी आपको घबराना नहीं है। डिफरेंस, डिफेंसिव प्रोटीन एंड सिग्नल प्ले फंडामेंटल रोल इन इंटरेक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ दीज सेल्स। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्यून सिस्टम प्रोटीन बाइंड पैथोजन और सिग्नल अदर सेल सिमिलर टू द एक्शन ऑफ हार्मोन, जो कि हमने डिस्कस किया, मैंने भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया, आप पीछे प्रीवियस में जाके देख सकते हैं। द सेल दैट डिफेंड मैमेलियन बॉडी वर्क टुगेदर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड विथ द सेल्स ऑफ इन्वाइडिंग पैथोजन। तो लाइक उसी तरीके का ही यहाँ पर इंटरेक्शन होता है। दीज सेल सेल इंटरेक्शन आर अकम्प्लिश्ड बाय ए वैरायटी ऑफ ए की प्रोटीन्स इंक्लूडिंग रिसेप्टर, अदर सेल सरफेस प्रोटीन, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको ये याद रखना है। बाकी ये आप यहाँ पे छोटी, ये एक इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इमेज में अगर आप देखते हैं, जैसे कि ये लिम्फ डक्ट में आपके लिम्फ पाए जाएंगे। टी सेल मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस में होते हैं, ये मैंने आपको बार बार बता रखा है। ठीक है, स्प्लीन फिल्टर सर्कुलेटिंग ब्लड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये भी बात आपको मैंने बता रखी है। बी सेल्स मैच्योर कहाँ होती हैं, बोन मैरो में होती हैं। ओरिजिन दोनों का ही बोन मैरो होता है, लेकिन टी सेल्स जो होती है वो थाइमस में मैच्योर होती है। थाइमस होता कहाँ है ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये आपका एंडोक्राइन ऑर्गन होता है, ये आपके हार्ट के पास में होता है। और थाइमस जो होता है वो एज अ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस जो होता है वो डिसअपियर होता जाता है। इसी वजह से जो एजिंग पॉपुलेशन होती है उनमें इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये भी आपको इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने अभी बता दी है। बाकी ये सारी चीजें आपको कवर की जाएंगी इन द लिम्फ नोड। लिम्फ इज ए फिल्टर एंड डब्ल्यूबीसी जो होती है वो पैथोजन से इंटरेक्ट करती हैं। तो ये इतनी स्टोरी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुआ है द ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। नेटवर्क ऑफ डक्ट एंड वेसल्स कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम बॉडी टिश्यू एंड कैरी टुवर्ड द हार्ट वेयर इट मिक्सेस होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हालांकि जो बच्चे यहाँ पे पहले से जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी समझ में आया होगा, जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आया होगा। और आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देखिए। बाकी आप मेरे चैनल टेलीग्राम पे, चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप ज्वाइन कीजिएगा। ये बुक का पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, कोई कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको और चीज़ें क्या आपको पढ़नी है। ठीक है, तो हम उसके बारे में वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है,